स्टूडेंट्स, फर्स्ट ईयर पॉलिटिकल साइंस में सेकंड यूनिट में ही विभिन्न कंसेप्ट्स की हमने चर्चा शुरू कर रखी है। आज उसी में हम एक नया टॉपिक स्वतंत्रता यानी कि लिबर्टी उस पर करेंगे। बच्चों, इस पार्ट को हम 3 भागों में ले रहे हैं। पहला है स्वतंत्रता का अर्थ, फिर विभिन्न रूप और तीसरा है इसके संरक्षण की आवश्यक शर्तें। स्वतंत्रता की हम बात करें बच्चों, ये एक ऐसा शब्द है जो सभी जगह मानव जीवन में ही इस शब्द का अपना एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान है। इस शब्द के भी कई इसकी परिभाषाएं निकलती हैं, कई इसके अर्थ निकालते हैं। सबसे बोलती भाषा में कहते हैं कि स्वतंत्रता का मतलब स्वच्छंद होना है, अपनी मनमर्जी करनी है बच्चों, लेकिन ये अर्थ पूरी तरीके से हम इसको सही नहीं मान सकते। स्वतंत्रता ऐसा एक मानव जीवन का तत्व है जिससे न केवल स्वयं का विकास हो बल्कि किसी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन न हो, वही सच्ची स्वतंत्रता है। अब हम स्वतंत्रता के टॉपिक की बात करें तो स्वतंत्रता का अंग्रेजी नाम लिबर्टी लैटिन भाषा के लिबर से उत्पन्न हुआ है। लिबर, इसको लिबर्टास भी कहा जाता है, जिसका हिंदी में अर्थ है बंधनों का अभाव। अगर हम इस बारे में बात करें तो स्वतंत्रता की नकारात्मक अर्थ निकलेगा, यानी एक ऐसा वातावरण जिसमें किसी प्रकार का बंधन ना हो, वह स्वतंत्रता है। J.S. मिल जैसे कई विचारक रहे थे जिन्होंने पहले स्वतंत्रता का यही अर्थ बताया, लेकिन वक्त के साथ साथ इस स्वतंत्रता को इसको भी रीडिफाइन किया गया, इसकी भी अलग सकारात्मक परिभाषाएं की गई। तो अगर हम स्वतंत्रता की नकारात्मक परिभाषा के रूप में बात करें तो किसी प्रकार का बंधन न होना ही स्वतंत्रता है। लेकिन स्वतंत्रता का सकारात्मक परिभाषा क्या कहती है कि एक ऐसा वातावरण हो जिसमें व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोत्तम विकास कर सके, और केवल एक व्यक्ति नहीं बल्कि समूचे समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन का विकास कर सके, अपने व्यक्तित्व का विकास कर सके। ऐसा एक माहौल हो जहां सभी व्यक्तियों के व्यक्तित्व के विकास के अवसर प्रदान हो, वो स्वतंत्रता की सकारात्मक परिभाषा है। स्वतंत्रता J.S. मिल के अनुसार देखें तो इसमें स्व विषयक भी होती है और पर विषयक भी होती है। स्व विषयक यानी कि केवल अपने से रिलेटेड, केवल स्वयं से रिलेटेड, स्वयं से संबंधित स्वतंत्रता होती है, जैसे अपना खान पान, अपनी भावनाएं, अपनी जीवन शैली, ये सब स्वतंत्रता स्व विषयक है। पर विषयक यानी कि जहां अपनी स्वतंत्रता का प्रभाव दूसरों पर भी पड़ रहा हो, तो वो पर विषयक स्वतंत्रता होती है। राजनीतिक स्वतंत्रता से हम पॉलिटिकल फ्रीडम से भी बात करते हैं, जहां किसी राज्य की संप्रभु सरकार ही उसकी राजनीतिक स्वतंत्रता का परिचायक होती है। किसी भी अन्य किसी देश के अधीन न होना ही सच्ची स्वतंत्रता मानी जाती है। तो यूं देखें बच्चों तो स्वतंत्रता के अर्थ, इसके विभिन्न रूपों की अलग अलग विचारकों ने बात करी है। अब हम इस पाठ को आगे बढ़ते हुए हम स्वतंत्रता के विभिन्न रूपों की, विभिन्न प्रकार की बात कर रहे हैं। इसमें सबसे पहला हम ले रहे हैं प्राकृतिक स्वतंत्रता। आप पहले भी सुन चुके हैं मुझसे इस बारे में। जॉन लॉक की अगर हम देखें तो सबसे प्रमुख इसमें प्रतिपादक माना जाता है, जो ये कहते हैं कि प्रकृति ने ही मनुष्य को स्वतंत्र जन्मा है, उसके ऊपर किसी प्रकार का बंधन नहीं था। व्यक्ति अपने जन्म के साथ ही 3 प्राकृतिक स्वतंत्रताओं को लेकर पैदा हुआ है। कौन कौन सी है वो? तो जीवन की स्वतंत्रता, अपनी बात की जीने की स्वतंत्रता के साथ साथ लाइफ, लिबर्टी और प्रॉपर्टी, यानी कि जीवन, लाइफ, लिबर्टी यानी कि स्वतंत्रता की व्यक्ति जन्म से ही स्वतंत्र रहने का उसका अधिकार है, और प्रॉपर्टी, संपत्ति, कि प्रकृति ने ही व्यक्ति के अंदर ये 3 तत्व दिए हैं, ये 3 स्वतंत्रताएं दी हैं, और किसी भी परिस्थिति में व्यक्ति के ये 3 प्राकृतिक अधिकारों का हनन नहीं होना चाहिए। दूसरी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि अपना निजी जीवन, अपना खान पान, अपना रहन सहन, अपनी वेशभूषा, है ना, ये सारी चीजें क्या है, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता है। फिर है नागरिक स्वतंत्रता, जब किसी एक देश के द्वारा, उस देश की सरकार, संविधान द्वारा अपने देश के नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं, उनको हम कहते हैं नागरिक स्वतंत्रता। जैसे भारत का नागरिक भारत में कहीं भी विचरण कर सकता है, भ्रमण कर सकता है, कहीं भी वो निवास कर सकता है,
लेकिन अगर आप पाकिस्तान जाओगे तो आपको वीजा बनवाना पड़ेगा। तो क्या ये आपकी जो नागरिक स्वतंत्रता है वो आपके एक राष्ट्र के अधीन ही उसकी जो बंधन है, जो उसकी सीमाएं हैं, वो एक देश के अधीन होती है और संविधान द्वारा नागरिकों को कुछ अधिकार दिए जाते हैं जिनको हम नागरिक स्वतंत्रता कहते हैं। अगला है आर्थिक स्वतंत्रता। तो हर व्यक्ति का यह अधिकार भी है और कर्तव्य भी है कि वो अपने जीविका उपार्जन के साधनों का चयन करे। तो हर व्यक्ति अपनी योग्यता अनुसार और अपनी इच्छा अनुसार अपने आर्थिक जीवन को व्यतीत कर सके, अपने जीविका को चलाने के साधनों का वो स्वयं चयन कर सके और योग्यता अनुसार उन्हें प्राप्त कर सके। यह आर्थिक स्वतंत्रता है। फिर है नैतिक स्वतंत्रता। नैतिक स्वतंत्रता से क्या मतलब है कि ठीक है, अपनी नैतिक मान्यताओं को मानना ही नैतिक स्वतंत्रता है। लेकिन अगर हम देखें नैतिक स्वतंत्रता क्या है बच्चों, तो ये प्रत्येक जीव को, प्रत्येक व्यक्ति को समान मानता है और सामाजिक कल्याण जिस चीज में हो वो नैतिक स्वतंत्रता है, यानी कि उन मान्यताओं को पूरा करना ही नैतिक स्वतंत्रता है। फिर धार्मिक स्वतंत्रता। तो व्यक्ति अपनी इच्छा अनुसार अपने धर्म का पालन कर सके, प्रचार प्रसार कर सके, अपने अंतःकरण की आवाज सुन सके, ये धार्मिक स्वतंत्रता है। लेकिन मेरी धार्मिक स्वतंत्रता किसी अन्य को उसकी धार्मिक स्वतंत्रता से अगर प्रभावित कर रही है तो उसका वो दुरुपयोग कर रहा है। तो अपनी धार्मिक स्वतंत्रता क्या है कि स्वयं कोई भी धर्म का पालन करें लेकिन किसी भी अन्य व्यक्ति के अधिकारों का हनन नहीं करें। फिर नेक्स्ट है राजनीतिक स्वतंत्रता। बहुत इंपॉर्टेंट मानी जाती है बच्चों, अक्सर शॉर्ट क्वेश्चंस इस पे आते हैं कि किसी भी नागरिक की राजनीतिक स्वतंत्रताएं कौन सी हैं। तो इसमें 4 तरह की स्वतंत्रता है। पहला है वोट डालना, मतदान का अधिकार। दूसरा है चुनाव में खड़े होना या निर्वाचित होने का अधिकार। तीसरा है शासन की आलोचना का अधिकार, कि हम सरकार की आलोचना कर सकते हैं। और चौथा है समान योग्यता होने पर सरकारी पद ग्रहण करने का अधिकार, है ना। यानी कि अगर आपके पास योग्यता है तो हर व्यक्ति उस सरकारी पद को ग्रहण कर सकता है। ये 4 नागरिक स्वतंत्रताएं प्रत्येक देश के नागरिकों को प्रदान की जाती है। फिर है बच्चों लास्ट राष्ट्रीय स्वतंत्रता, यानी एक राष्ट्र की जो सरकार है वो संप्रभु है, वो उसी देश के निवासियों, उसी देश की जनता के द्वारा बनाई जाती है, वो किसी अन्य देश के अधीन नहीं होती है, तो उस देश को राष्ट्रीय स्वतंत्रता प्राप्त है। तो बच्चों अब ये हो गया स्वतंत्रता के विभिन्न रूप। तीसरे पार्ट में हम आ रहे हैं कि स्वतंत्रता को संरक्षित रखने के लिए कुछ आवश्यक बातें होनी चाहिए, कुछ आवश्यक शर्तें होनी चाहिए। वो कौन कौन सी हैं? तो पहला है जागरूकता। जागरूकता किसकी? नागरिकों की जागरूकता। नागरिकों के अपने अधिकारों के प्रति, अपनी स्वतंत्रता के प्रति जागरूक होना सबसे पहली अनिवार्य शर्त है। दूसरा है मौलिक अधिकारों की संवैधानिक व्याख्या। संवैधानिक व्याख्या से मतलब क्या है कि मौलिक अधिकारों का वर्णन यदि संविधान में है तो कोई भी सरकार अपने नागरिकों के अधिकारों का हनन नहीं कर सकती। इससे संविधान द्वारा जिस संविधान में मौलिक अधिकारों की व्याख्या लिखित रूप से मौजूद है उस देश के नागरिकों के अधिकार सबसे सुरक्षित माने जाते हैं, जैसे कि भारत के संविधान में। फिर है तीसरा सरकार और जनता के बीच में सहयोग की स्थिति। यदि टकराव होगा, जनता द्वारा क्रांति की संभावना है या सरकार द्वारा जनता को दबाने की उसकी दमनकारी उसकी नीति है, रवैया है, वहां पर स्वतंत्रता बहुत लंबे समय तक सुरक्षित नहीं रह सकती। जिस भी देश में लेकिन विपरीत मामला है, जहां लोकतांत्रिक तरीके से सरकार अपने पद पर आ रही है, जनता सरकार की नीतियों का समर्थन कर रही है, उसका पालन कर रही है और दोनों के बीच में निरंतर सहयोग की स्थिति है, वहां स्वतंत्रता सबसे सुरक्षित मानी जाती है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज है निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायालय। कि संविधान ने नागरिकों को अधिकार दे दिए, लोकतांत्रिक तरीके से सरकार चुनकर भी आ गई, लेकिन फिर भी अगर सरकार बहुमत के कारण मन मर्जी करने लग जाए, कार्यपालिका और व्यवस्थापिका में घनिष्ठता हो और कोई और उसका विरोध न कर सके, ऐसी स्थिति में न्यायपालिका बहुत महत्वपूर्ण हो जाती है। तो यदि उस देश में न्यायपालिका स्वतंत्र है, न्यायपालिका निष्पक्ष है, तो वहां पर उस देश की जनता की स्वतंत्रता, उसके अधिकार हमेशा सुरक्षित रहेंगे। लेकिन न्यायपालिका यदि कार्यपालिका या व्यवस्थापिका के प्रभाव में है, यदि तीनों एक हो जाए, सारी जो शक्तियां हैं वो एक ही जगह निहित हो जाए, तो ऐसे देश में स्वतंत्रता सुरक्षित नहीं रह सकती।
नेक्स्ट है बच्चों लोकतांत्रिक व्यवस्था। जैसे तानाशाही और लोकतंत्र दो शासन प्रणाली है। तानाशाही का मतलब ही क्या हो गया कि सारी शक्तियां एक ही समूह में या एक ही व्यक्ति में निहित है। लेकिन अगर लोकतंत्र है तो हम क्या मानते हैं कि जनता की इच्छा से सरकार का गठन हुआ है और एक निश्चित अवधि के बाद दोबारा इलेक्शंस होंगे। सरकार भी जानती है कि मुझे दोबारा जनता का समर्थन चाहिए। तो उस रूप में जहां भी लोकतंत्र है वहां नागरिकों के अधिकार हमेशा सुरक्षित मिलेंगे। फिर कानून न्यायोचित होने चाहिए कि केवल कानून के होने से ही स्वतंत्रता नहीं होगी। कानून यदि उचित है, कानून सही प्रक्रिया से लागू किया गया है, जनता का उसका समर्थन है, संस्थाओं का भी यदि उसका पालन किया जा रहा है तो ऐसा कानून हमेशा स्वतंत्रता की रक्षा करेगा। फिर विशेष अधिकारों का अंत कि पूर्व के इतिहास में देखें तो कई वर्गों को, कई लोगों को विशेष अधिकार दिए गए थे इतिहास में। लेकिन आज की तारीख में जहां भी लोकतंत्र है, जहां समानता है, जहां स्वतंत्रता है, जहां विशेष अधिकारों को समाप्त करके हर नागरिकों को समान दर्जा दिया गया है, ऐसे देश में स्वतंत्रता सुरक्षित रहेगी। फिर विकेंद्रीकरण यानी कि शक्तियां जो है विभिन्न स्तरों में विभाजित कर दी गई है और कहीं भी एकत्रित होकर या केंद्रित करके शक्ति का दुरुपयोग नहीं हो सकता। नेक्स्ट स्वतंत्रता के प्रति प्रेम। जैसे हमने फर्स्ट पॉइंट में क्या कहा कि नागरिकों का जागरूक होना सबसे बड़ी जरूरत है, उसी तरीके से प्रत्येक व्यक्ति के मन में स्वतंत्रता के लिए प्रेम की भावना होना, उसके संरक्षण की जरूरत है। फिर लास्ट है राज्य की नीति निष्पक्ष हो कि जो भी नीति राज्य लागू कर रही है वो नागरिकों के लिए एक समान हो। वो किसी एक वर्ग विशेष या किसी बहुसंख्यक ग्रुप के लिए अगर वो तटस्थ नहीं रह पाते हैं तो ऐसे देश की स्वतंत्रता जो है वो सुरक्षित नहीं रह सकती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।